पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर के शासक अनुच्छेद 370 को। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर से जुड़े हुए सभी मुद्दों पहलुओं के बारे में। हालांकि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा विवाद नहीं है, इसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, सारे पहलुओं को आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र था या नहीं, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। कश्मीर और आसपास के क्षेत्र जैसे गिलगित, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों का हिस्सा थे। वर्षों से ये क्षेत्र हिंदू शासकों, मुस्लिम सम्राटों, सिखों, अफगानों, अंग्रेजों के नियंत्रण में था। 1000 ईस्वी पूर्व की अवधि के दौरान कश्मीर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का एक अधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। गौंदत्य, करकोटा, लोहारा जैसे कई राजवंशों ने कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। 1339 तक ये विस्तारित हिंदू राजवंश शासन को शाह मीर द्वारा मुस्लिम शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो शाह मीर वंश का उद्घाटन करते हुए कश्मीर के पहले शासक बने। कुछ शताब्दियों बाद अंतिम स्वतंत्र शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर मान ने अपदस्थ कर दिया, अर्थात उसको हरा दिया, उसकी जगह ले ली। उसके बाद क्या होता है, 1587 में कश्मीर पर विजय प्राप्त की अकबर ने, इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब ने इसका साम्राज्य को और विस्तार किया और इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मुगल शासन के तहत जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार किया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था। हमने अपने इस ऊपर के निष्कर्ष से निकाला कि कश्मीर एक भारत का एक अभिन्न अंग था, हालांकि एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। अब हम बात करेंगे कि जो कश्मीर क्षेत्र है मुगलों के बाद इसकी क्या स्थिति रही। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। बाद में मुगल कश्मीर को बनाए रखने में विफल रहे। मुगल शासन के बाद ये अफगान, सिख, डोगरा के पास चला गया। 1752 में कश्मीर पर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा कर लिया। अफगान दुर्रानी साम्राज्य ने 1750 से 1819 तक कश्मीर पर शासन किया। रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और मुस्लिम शासन को समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। उसने पहले जम्मू को हड़प लिया। 1846 में अंग्रेजों प्रथम औंगल सिख युद्ध हुआ था द्वारा पराजित होने तक सिखों ने कश्मीर पर शासन किया। उसके बाद कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत बन गई जो डोगरा राजवंश के अधीन थी। अब हम जानेंगे दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर जो ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत के रूप में क्या स्थिति थी। डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह ने 1840 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत उन्होंने रुपये का भुगतान किया। 1840 में कश्मीर और कुछ अन्य क्षेत्रों के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख रुपए दिए। जम्मू और कश्मीर एक इकाई के रूप में एकीकृत और स्थापित 1840 में ये हुआ था। डोगरा एनी में एक जनरल जोरावर सिंह ने बाद में लद्दाख, बलिस्तान, गिलगित, हुंजा, यागिस्तान जैसे उत्तरी क्षेत्रों में कई अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें छोटी छोटी रियासतें शामिल थीं। उसने महाराजा गुलाब सिंह के प्रभुत्व का विस्तार किया। हालांकि जम्मू कश्मीर 1840 से 1947 तक जाम्बाल राजपूत डोगरा राजवंश द्वारा शासित एक रियासत बना रहा। भारत में अन्य सभी रियासतें की तरह कश्मीर को भी केवल आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, क्योंकि वास्तव नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। शासक का रुख बाद देखा जाए कि विभाजन के समय क्या जम्मू कश्मीर में स्थिति थी, तो भारत के विभाजन के समय जो भारत था उस समय के भारत को हम बोलते थे ब्रिटिश भारत। तो 1947 के समय जम्मू और कश्मीर का एक रियासत थी। अंग्रेजों ने सभी रियासतों का विकल्प दिया
या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में, यहाँ तक कि स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये अंग्रेजों के द्वारा कही हुई बात थी आज़ादी के समय। या तो जो भी रियासतें थी या तो भारत में वो शामिल हो जाए या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहें। उस समय 1947 के दौरान कश्मीर के शासक महाराजा गुलाब सिंह के प्रपुत्र महाराजा हरि सिंह थे। वो एक हिंदू शासक थे जिन्होंने बहुसंख्यक मुस्लिम रियासत पर शासन किया। वह भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं करना चाहते थे। हरि सिंह ने अपने राज्य के लिए एक स्वतंत्र स्थिति के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के परिग्रहण पर अंतिम निर्णय लंबित होने तक दोनों डोमिनियन के लिए स्टैंड स्टिल समझौते का प्रस्ताव पेश किया। 12 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान सरकार को समान संचार भेजा। आगे पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा था कि पाकिस्तान की सरकार मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल समझौते के लिए सहमत है, जबकि भारत ने महाराजा को प्रस्ताव पर आगे की चर्चा के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि की दिल्ली भेजने की सलाह दी। आगे देखते हैं दोस्तों कि 1947 में कश्मीरी लोगों की क्या आकांक्षाएं थीं। कश्मीरी लोगों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया था। वे न केवल ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना चाहते थे, बल्कि वे डोगरा वंश के शासन के अधीन नहीं रहना चाहते थे। जब राष्ट्रवादी आंदोलन अपने मिशन प्राप्त कर लेता है तो कश्मीरियों ने राजशाही के बजाय लोकतंत्र की तरजीह दी। जम्मू और कश्मीर हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, हिंदू मुस्लिम सिख शासन के इतिहास के साथ। भले हुए बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण हिंदू आबादी भी थी। 1947 में भारत ने कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को जानने के लिए जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया था। शेख अब्दुल्ला जैसे जम्मू और कश्मीर के लंबे नेताओं के साथ सामान्य मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अखिल भारतीय राष्ट्रवाद को पोषित करते हुए भारत 1947 में होने वाले जनमत संग्रह को जीतने के लिए आश्वस्त था। एक अन्य रियासत जूनागढ़ के साथ भारत की रुख भी जनमत संग्रह कराने का था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन पर जूनागढ़ राज्य के अंतिम मुस्लिम शासक मोहम्मद महाबत खानजी थर्ड ने जूनागढ़ को नवगठित पाकिस्तान में विलय करने का फैसला किया। बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, जबकि संघर्ष के कई कारण विद्रोह हुए। एक जनमत संग्रह भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जूनागढ़ का भारत में एकीकरण हुआ। हालांकि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान पर पाकिस्तान के हमले ने सभी गतिशीलता को बदल दिया। उस समय कश्मीरी लोगों को सटीक आकांक्षाएं अभी भी अज्ञात हैं, क्योंकि जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं था। अब बात करते हैं कि 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी का आक्रमण। हालांकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, लेकिन इसकी नज़र और कहीं थी। इसने अक्टूबर 1947 में कश्मीर में एक आदिवासी आतंकवादी हमले को प्रयोजित करके स्टैंड स्टिल समझौते को तोड़ दिया। पाकिस्तान के पश्तून हमलावरों ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर आक्रमण किया, एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हरि सिंह ने स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को सहायता की अपील की। भारत ने इस शर्त पर मदद का आश्वासन दिया कि हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। महाराजा हरि सिंह ने भारत 1947 के साथ परिग्रहण के साधन पर हस्ताक्षर किए। इस बात पर सहमति बनी कि स्थिति सामान्य होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य के बारे में उनकी राय जानी जाएगी। और आगे देखते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज का हस्ताक्षर किए। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में भारत में विलय के दस्तावेज हस्ताक्षर किए। जैसे ही परिग्रहण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, भारतीय सशस्त्र बल ने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले को विफल करने के लिए मंच संभाल लिया। इस प्रकार भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने 1947-48 में कश्मीर पर अपना पहला युद्ध लड़ा। भारत ने कश्मीर के कब्जे से अधिकांश पाक समर्थित कबायली उग्रवादियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया।
हालांकि राज्य का एक ही हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। भारत का दावा है कि ये इलाका अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस इलाके को आज़ाद कश्मीर बताता है, हालांकि भारत इस शब्द को मान्यता नहीं देता है। भारत पाकिस्तान को नियंत्रण वाले कश्मीर के क्षेत्र में पाक अधिकृत कश्मीर POK शब्द का प्रयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र UN को तस्वीर में लाता है। अब भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ये विवाद भेजा। भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को संकल्प 47 पारित की है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान पर गैर बाध्यकारी था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में इसके लिए कोई उल्लेख किया गया। जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का क्या प्रस्ताव था, इसके बारे में आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में पाकिस्तान हमलावर है। सेकंड नंबर, पाकिस्तान को राज्य में सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना होगा। खाली किए गए क्षेत्र को भारत को सौंपना होगा। भारत को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक तरफ छोड़कर अपनी सभी ताकतों को हटाना होगा। भारत राज्य में जनमत संग्रह कराएगा। यदि बात की जाए कि कश्मीर में अभी तक जनमत संग्रह क्यों नहीं हुआ, तो जम्मू और कश्मीर राज्य को 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आक्रमण पर या उससे पहले अस्तित्व में परिभाषित किया गया है। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर POK, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू और लद्दाख और कश्मीर घाटी के वर्तमान क्षेत्र में शामिल है। पाकिस्तान ने अपना कब्जा खाली करने के लिए समय मांगा, लेकिन उसने कभी इसका पालन नहीं किया। जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग एक ही तिहाई हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। इस जनमत संग्रह के लिए अग्रणी शर्तों का गैर अनुपालन है। शेख अब्दुल्ला का आंदोलन, कश्मीर भारतीय संघ में औपचारिक समावेश के बारे में बात करेंगे। कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी मुस्लिम सम्मेलन 1925 में शेख अब्दुल्ला के अध्यक्ष के रूप में बनाई गई। बाद में 1938 में इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। कांग्रेस के साथ उसका पुराना संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के निजी मित्र थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा से छुटकारा पाने के लिए लोकप्रिय आंदोलन शुरू किया। नेता थे शेख अब्दुल्ला। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने के बाद मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री, जो कि राज्य सरकार में प्रमुख तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, के रूप में पदभार संभाला। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने जनमत संग्रह समर्थक रुख अपनाया। भारत में औपचारिक प्रवेश में देरी की। भारत समर्थक अधिकारियों ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। नई जम्मू और कश्मीर सरकार ने भारत में विलय की पुष्टि की। 1947 में कश्मीर को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? 1957 में। अब बात करते हैं कश्मीरी की मुद्दा है जो बाहरी विवाद क्या है, एक्सटर्नल जो डिस्प्यूट है वो क्या है। वहां रूप से 1947 के बाद से कश्मीर भारत और पाकिस्तान, जो कि भारत और चीन के बीच कुछ हद तक है, मेनली तो भारत और पाकिस्तान के बीच का एक संघर्ष प्रमुख मुद्दा बना रहा। पाकिस्तान ने हमेशा दावा किया कि कश्मीरी घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मुख्य युद्ध हुए। 1947, 1965, 1971, 1998 में कारगिल युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई गई। पाकिस्तान न केवल कश्मीर क्षेत्र का अवैध कब्जाधारी है, चीन ने भी जम्मू कश्मीर की रियासत के कुछ हिस्सों पर दावा करना शुरू कर दिया है। 1950 के दशक तक चीन ने धीरे धीरे पूर्वी कश्मीर ऑक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1962 में भारत ने चीन के साथ उसके अतिक्रमण को लेकर युद्ध लड़ा। हालांकि चीन ने भारत को हरा दिया। मामले को बदतर बनाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट सक्षम घाटी को चीन को सौंप दिया गया। बात करेंगे कश्मीर मुद्दा इंटरनल वाले में। जो आंतरिक विवाद क्या है,
आंतरिक रूप से भारतीय संघ के भीतर कश्मीर की स्थिति के बारे में आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर को स्वायत्तता और विशेष दर्जा दिया गया था। 370, 371, 35 से आदि जैसे कुछ अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार से जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा क्या है? अनुच्छेद 370 भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू और कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देता है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान के प्रावधान राज्य पर लागू नहीं होते। संसद द्वारा पारित कानून जम्मू कश्मीर तभी लागू होते हैं जब राज्य सहमत हों। गैर कश्मीरी भारतीय कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रिया को जन्म दिया। एक वर्ग को लगता है कि 370 को जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर को बाहर के लोगों का एक वर्ग है जो मानता है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्यों की विशेष स्थिति भारत के साथ राज्य के पूर्ण एकीकरण की अनुमति नहीं देता है। इस तबके को मानना है कि इसलिए अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह होना चाहिए। दूसरे तबके को लगता है कि 370 काफ़ी नहीं है। एक अन्य वर्ग ज़्यादातर कश्मीरी का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। कश्मीरियों के प्रमुख शिकायतों के बारे में बात की जाए कि कश्मीरियों ने कम से कम 3 प्रमुख शिकायतें व्यक्त की हैं। पहला, ये वादा किया है कि आदिवासी आक्रमण द्वारा बनाई गई स्थिति के सामान्य होने के बाद राज्य के लोगों को परिग्रहण के लिए भेजा जाएगा। ये पूरा नहीं किया गया। वे जल्दी से जल्दी जनमत संग्रह की मांग करते हैं। दूसरे, ये महसूस किया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 द्वारा गारंटीकृत विशेष संघीय स्थिति को व्यवहार में समाप्त हो गई है। इसने स्वतंत्रता या ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की बहाली की मांग करने को जन्म दिया है। तीसरा, ये महसूस किया जाता है कि लोकतंत्र जो शेष भारत में प्रचलित है जम्मू और कश्मीर राज्य के समान रूप से संस्थागत नहीं किया गया। आगे बात करें दोस्तों कि 1948 से राजनीति कश्मीरी राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार के बीच संघर्ष किया रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने बड़े भूमि सुधार और अन्य नीतियों की शुरुआत की जिससे आम लोगों को लाभ हुआ, लेकिन कश्मीर की स्थिति पर उनकी स्थिति बारे में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। 1953 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और कई वर्षों तक हिरासत में रखा गया। जो नेतृत्व उसके बाद सफल हुआ उसे उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और मुख्य रूप से केंद्र के समर्थन के कारण राज्य पर शासन करने में सक्षम था। विभिन्न चुनावों में कदाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। 1953 और 74 के बीच के अधिकांश अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राज्य की राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। कुछ समय के लिए कांग्रेस के सक्रिय समर्थन से एक खंडित नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला सत्ता में रही, लेकिन बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। इस प्रकार कांग्रेस ने राज्य में सरकार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच समझौते पर पहुंचने में कई प्रयास किए। अंत में 1974 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता किया और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय सम्मेलन का पुनरुद्धार की 1977 की बात की जाए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया जो 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत से चुनी गई थी। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेतृत्व उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया जो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर एक गुट थोड़े समय के लिए सत्ता में आया। केंद्र के हस्तक्षेप के कारण फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने में कश्मीर में आक्रोश की भावना पैदा हुई। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौते के बाद कश्मीरियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो विश्वास विकसित हुआ जो उसे झटका लगा। ये भावना केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था तब और मजबूत हो गया जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन पर सहमति व्यक्त की। 1987 विधानसभा चुनाव, राजनीति संकट और उग्रवाद के बारे में बात करेंगे। इस माहौल में 1987 का विधानसभा चुनाव हुआ। आधिकारिक परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के लिए भारी जीत दिखाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता था कि परिणाम लोकप्रिय पसंद को प्रतिबंधित नहीं करते थे। पूरी चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई थी। 1980 के दशक की शुरुआत से राज्य में अक्षम प्रशासन के खिलाफ एक लोकप्रिय आक्रोश पनप रहा था।
ये अब आमतौर पर प्रचलित भावना से बढ़ गया था और केंद्र के सहारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा था। इसने कश्मीर में एक राजनीतिक संकट उत्पन्न किया जो कि उग्रवाद के उदय के साथ गंभीर हो गया। 1989 तक राज्य एक अलग कश्मीरी राष्ट्र के लिए लामबंद एक उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ गया। विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, भौतिक और सैन्य समर्थन मिला। 1980 के दशक के अंत तक प्रभाव संतुलन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के पक्ष में झुक गया। लोगों की सहानुभूति अब भारतीय संघ के साथ नहीं, जैसा कि 1947, 47, 65, 1971 में थे। आतंकवादियों और उग्रवादियों ने कश्मीर घाटी से लगभग सभी हिंदुओं को खदेड़ दिया, ये सुनिश्चित करते हुए भविष्य में जनमत संग्रह यदि ऐसा होता है तो निरर्थक होगा। भारत ने 1990 तक जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA लागू कर दिया। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था और प्रभावी रूप से सशस्त्र बलों के नियंत्रण में था। 1990 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई के माध्यम से हिंसा का अनुभव किया। अब बात करेंगे 1990 और उसके बाद बढ़ता विश्वास घाटा। 1987 के बाद कश्मीरी लोगों को भारत समर्थक भावना कश्मीरी अलगाववाद की ओर से बाहरी हो गई। बेशक पाकिस्तान ने आतंकवादियों, उग्रवादियों और विद्रोहियों को नैतिक वित्तीय समर्थन देकर आग में घी डालने का काम किया, लेकिन नतीजन कश्मीर में अक्सर नियंत्रण रेखा LOC के पार भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच हिंसा, कर्फ्यू, पथराव और गोलाबारी देखी गई। 1989 के बाद विद्रोह और भारतीय कार्रवाई में हजारों सैनिक, नागरिक, उग्रवादी मारे गए। भले ही राज्य चुनाव आयोजित किए गए हों, कश्मीर 1947 से पहले सामान्य स्थिति में नहीं लौटा। राज्य में विधानसभा चुनाव 1996 में ही हुए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेकर क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग के साथ फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई थी। जम्मू कश्मीर ने 2002 में एक बहुत ही निष्पक्ष चुनाव अनुभव किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत हासिल करने में विफल रही। उसकी जगह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने ले ली। 2015 में भारत की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी ने स्थानीय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन में पहली बार भारतीय प्रशासित कश्मीर में सरकार की शपथ ली और बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता की मृत्यु के कारण पार्टी संस्थापक। हालांकि यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। भले ही भारत सरकार उग्रवाद को रोकने और कश्मीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों ने शांति प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित किया है। भारत का वर्तमान रुख कश्मीर प्रश्न के संबंध में बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ और कोई मध्यस्थता नहीं है। भारत और पाकिस्तान को शिमला समझौते की सहमति के अनुसार द्विपक्षीय वर्तमान की माध्यम से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। कश्मीर में कोई जनमत संग्रह का तब तक नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान स्थिति को 1947 क्षेत्र और जनसंख्या की वापस नहीं कर देता। कौन है कश्मीर के अलगाववादी? ऑल पार्टीज यूनियन कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, अल बद्र, अंसार गजावत, अल फंद, फैंग, अंसार गजावत, उल हिंद 2017 से। अलगाववादी क्या मांग करते हैं? 1989 से कश्मीर में सामने आई अलगाववादी राजनीति ने अलग अलग रूप से ले लिए हैं। ये कई तरह के दागों से बनी है। अलगाववादियों का एक वर्ग है जो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र एक अलग कश्मीर राष्ट्र चाहता है। फिर ऐसे समूह हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाए। इनके अलावा एक तीसरा पहलू जो भारतीय संघ के भीतर राज्य के लोगों के लिए अधिक स्वतंत्रता चाहता है। अब देखते हैं कि अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता की मांग क्या है। भले ही राज्य का नाम जम्मू और कश्मीर है, इसमें 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र शामिल हैं, जो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू है जो जम्मू क्षेत्र हिंदू और मुसलमानों, सिखों और विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों को तलहटी और मैदानों का मिश्रण है। कश्मीरी घाटी कश्मीर क्षेत्र का दिल है, जो लोग कश्मीरी बोल रहे हैं और ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। एक छोटा कश्मीरी भाषी हिंदू अल्पसंख्यक भी है। लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख क्षेत्र पहाड़ी है। यहाँ बहुत कम आबादी है जो बौद्धों और मुसलमानों के बीच समान रूप से विभाजित है।
लद्दाख को दो मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है, लेह और कारगिल। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि तीन मुख्य प्रशासनिक प्रभागों में से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विद्रोह और स्वतंत्रता की मांग केवल कश्मीरी घाटी में अधिक है। जम्मू और लद्दाख के अधिकांश लोग अभी भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही वे अलग अलग तरह से स्वतंत्रता की मांग करते हों। वे अक्सर उपेक्षा और पिछड़ेपन की शिकायत करते हैं। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्रों में राज्य स्वतंत्रता की मांग के रूप में अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता की मांग उतनी ही मजबूत है। अब यदि बात की जाए 370 जो 2019 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से किए गए परिवर्तन है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी सदन में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 CO 272 जारी किया था। संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 1954। आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, जबकि 1954 के आदेश में निर्दिष्ट किया गया था कि भारतीय संविधान के केवल कुछ लेख राज्य पर लागू होंगे। नए आदेश ने ऐसे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसका प्रभाव यह है कि जम्मू और कश्मीर के अलग अलग संविधान को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से आदेश जारी किया, जिसका स्पष्ट अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति राज्यपाल से था। अब इस स्थिति में परिवर्तन और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य की भंग करने और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित करने वाले प्रावधान शामिल थे। पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पूर्व में लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश को बिल के तहत एक विधायिका बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेशों में एक नहीं होने का प्रस्ताव है। अब शांति के लिए आग्रह की बात की जाए तो उग्रवाद को लोकप्रिय समर्थन की प्रारंभिक अवधि ने अब शांति के लिए आग्रह का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्र में विभिन्न अलगाववादी समूह से बातचीत शुरू कर दी है। संवाद में अधिकांश अलगाववादी अलग राष्ट्र की मांग करने के बजाय भारत के साथ राज्यों के संबंधों पर फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निष्कर्ष के बारे में। कश्मीर मुद्दा के कई आयाम हैं, कई डायमेंशन है, बाहरी और आंतरिक, अंतर्राज्यीय और साथ ही अंतर्राज्यीय। अलगाववादी भी एक ही आधार पर नहीं है, उनकी मांगें अलग अलग हैं। जम्मू और कश्मीर की रियासत जो ब्रिटिश भारत के नियंत्रण में थी, अब पूरी तरह से भारत के पास नहीं है। पाकिस्तान और चीन भी अब पूर्ववर्ती रियासत के क्षेत्रों के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। बेशक कश्मीर समस्या में कश्मीरी पहचान का मुद्दा भी शामिल है, जिसे कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत में लगभग हर राज्य की अपनी पहचान है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरल। हालांकि इनमें से प्रत्येक राज्य में लोग खुद को तमिल, कन्नड़गान, बंगाली, मलयाली के रूप में देखते हुए भी बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम है। वे खुद को भारतीय के रूप में पहचानते हैं। जम्मू और कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति के जीवंत उदाहरणों में से एक है। न केवल सभी प्रकार की विविधताएं जैसे कि धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, आदिवासी, बल्कि अलग अलग राजनीति आकांक्षाएं भी हैं। दुर्भाग्य से कश्मीर के युवाओं के नजरिए से विश्वास घाटा बढ़ रहा है। यह कठिन वास्तविकता है कि भारत में विलय के बाद से जम्मू और कश्मीर ने कभी भी अन्य भारतीय राज्यों की तरह काम नहीं किया। इसने शुरुआत में उच्च स्वायत्तता दी थी, लेकिन व्यवहार में यह कमजोर पड़ गया। कश्मीरी मुद्दे को हल करने के लिए पहला कदम कश्मीर के अलगाव के पीछे की समस्या को पहचान करना है। उनमें से कुछ यहाँ है, जैसे कि भारत की केंद्र सरकारों द्वारा कश्मीरी मुद्दे को गलत ढंग से निपटना, जिसमें राज्य विधानसभाओं की बार बार बर्खास्तगी शामिल है। दूसरा है कि कश्मीर की राज्य सरकारें कश्मीर के हर क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लाभों को वितरित करने में विफल रही हैं। तीसरा है पाकिस्तान में आतंकवादी और सैन्य संगठन कश्मीर के युवाओं को भारत सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप से दूर करते रहे। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भारतीय सशस्त्र बल और CAPF की नियमित उपस्थिति और ASFPA जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग
कश्मीर मुद्दों का समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों पर विचार किया जाना चाहिए। भारत के साथ कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का उचित एकीकरण समय की आवश्यकता है। एकीकरण को क्षेत्र सीमित आयाम में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के कश्मीर लोगों का दिल जीतने में सक्षम होना चाहिए। यदि बात की जाए 370 के प्रावधानों के संबंध में किए गए परिवर्तनों की सफलता के बारे में केवल समय ही बता सकता है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, आज भी है। इसकी एक बहुवचन धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है। बाकी भारत की तरह कश्मीरी युवाओं के मन में विश्वास की कमी खाई को पाटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सभी कश्मीरियों को भारत के विकास गाथा में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। भारत के अन्य सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में पर्याप्त राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिंसा, आतंकवाद और हत्या कभी भी इसका जवाब नहीं है, चाहे वह किसी भी की तरफ से हो। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।